एपिसोड 23। तू सिंगल ही मरेगा। तनय अदा को लेकर उसी होटल पहुंचा तो इला पहले से वहां बैठी थी। तनय इला को देख के मुस्कुरा दिया और उसको हक करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन इला उसके साइड से निकल के अदा के गले लग गई और बोली, कैसे हो अदा? अदा को कुछ समझ नहीं आया तो वो तनय को देखने लगी। तनय मुस्कुरा दिया और अदा को पीछे से हग करते हुए इला को भी हग कर लिया और बोला, गिलहरी और मैं दोनों अच्छे हैं। इला ने मुंह बना लिया और तनय को देखने लगी तो तनय ने अपनी बतीशी चमका दिखा दी। इला ने अपनी आईब्रो सिकोड़ ली और तनय से कहा, छोड़ो मुझे। तनय अपना सिरनामे हिलाते हुए बोला, मैंने तो तुमको पकड़ा ही नहीं, मैंने अपनी गिलहरी को हग किया है। इला, पर मेरे हाथ तुम्हारी गिलहरी की पीठ पर है और जो तुमने दबा रखे हैं। तनय मुस्कुरा के बोला, तो ये तुम्हारे हाथों की गलती है, मेरे और गिलहरी के बीच क्यों आए? इला तनय को आंखें बड़ी करके देखते हुए बोली, तनय देखो सब देख रहे हैं, अदा हम दोनों के बीच दबी है। उसको लग रहा होगा। तनय को अदा का ख्याल आया तो वो तुरंत अदा से दूर हो गया। इला ने भी अदा को छोड़ दिया तो अदा बेजान सी गुड़िया जैसे जमीन पर बैठ गई। और बेचारी बैठती भी क्यों ना, दो प्रेमियों के बीच उसकी चटनी जो बन गई थी। अदा को देख के तनय की आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत अदा को गोद में उठा लिया और बोला, छोटी गिलहरी क्या हुआ? अदा को अपनी बॉडी में कस के दर्द हो रहा था। तनय ने इला को हग करने के चक्कर में अदा को पीछे से कुछ ज्यादा ही कस के दबा दिया था, लेकिन अदा बेचारी शब्दों की मारी कुछ बोल भी नहीं सकती थी। अदा ने लाचारी से बस तनय के कंधे पर सिर रख लिया। तनय अदा की हालत देख के बोला, सॉरी छोटी गिलहरी, तुम बीच में हो, मैं भूल ही गया था। इला ध्यान से तनय और अदा को देख रही थी। तनय की नजर इला पर गई तो तनय ने अदा को टेबल पर बैठा दिया। उसको लगा कहीं इला को जलन तो नहीं हो रही या फिर वो कुछ गलत न समझ ले, लेकिन इला के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। तनय फिर इला से बोला, तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है, ये बच्ची है हमारी। इला तुरंत अपने सेंस में आई और बोली, अरे मैं कुछ नहीं सोच रही, तुम गलत समझा रहे हो। तनय मुस्कुरा दिया और बोला, पता है मुझे तुम्हारे ऊपर इसलिए लिए इतना प्यार आता है। इला थोड़ा शर्माने का नाटक करते हुए बोली, मैं क्या सोच रही थी? मौसम अब कुछ ठीक होने लगा है, अब इतनी ठंड भी नहीं है और मैंने एक नए वाटर पार्क के बारे में पता किया है। वहाँ पूल में गर्म पानी देते हैं और साथ में पूल के अंदर ब्रेकफास्ट। तो क्या तुम वहाँ चलोगे? तनय खुशी से उछल पड़ा और बोला, यार कितनी सोच मिलती है हमारी, मैंने भी वही जाने का सोचा था, चलो वही चलते हैं। इला ने मन में एक चैन की सांस ली और मुस्कुरा दी। अदा अभी तक तनय के हाथ को पकड़े उसकी बाजू पर सिर रखे डली हुई थी। तनय ने अदा को डले देखा तो उसको फिर गोद में उठा लिया और तीनों वाटर पार्क के लिए निकल गए। जल्द ही तीनों वाटर पार्क पहुंचे तो अदा चारों तरफ देख के मुस्कुराने लगी। तनय भी ये सोच के खुश था कि आज पहली बार उसको इला के साथ एंजॉय करने को, समय बिताने को मिलेगा, और उसी चक्कर में वो ये ध्यान नहीं दे पाया कि वाटर पार्क में ज्यादा लोग नहीं थे, बस कुछ गिने चुने ही लोग थे। इला ने इधर उधर देखा, फिर वहां से गुजर रहे एक आदमी से इशारे में कुछ बात की और फिर तनय से बोली, चलो उस साइड चलते हैं। तनय भी इला की बात मान के उसके साथ चला गया। इला ने फिर तनय से कहा, तुम क्या ऐसे ही पानी के अंदर जाओगे? तनय अभी तक नाइट सूट में ही था। तनय ने अपने आप को देखा, फिर अपने बालों में हाथ घुमाते हुए बोला, मैं ऐसे क्यूट नहीं लग रहा क्या? इला भी मुस्कुरा के तनय के गाल पर हाथ रख के बोली, तुम बहुत क्यूट लग रहे हो, पर ये कपड़े कॉटन के हैं, केमिकल के पानी में जाओगे
तो बॉडी में कपड़ों की वजह से रिएक्शन हो सकते हैं। तनय फिर अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोला, हाय तुमको मेरा कितना ध्यान है। इला मुस्कुरा दी। तो तनय बोला, अरे गिलहरी के भी तो कपड़े चेंज करने होंगे। इला जल्दी से बोली, तुम अपने कपड़े चेंज कर लो, मैं अदा के कपड़े चेंज कर देती हूँ। तनय ने ओके कहा और वहां रखे स्विमिंग ड्रेस लेकर चेंजिंग रूम में चला गया। तनय के जाते ही इला के फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। तभी एक आदमी इला के पास ट्रे में इंजेक्शन लेकर आया। इला ने एक नजर अदा को देखा और एक झूठी मुस्कान के साथ अदा का हाथ पकड़ के उसका ओवरकोट ऊपर करते हुए बोली, तुमको अभी चींटी काटेंगी, किसी को बताना नहीं, ओके। अदा इला की बात सुन के बोली, ओके। इला ने ट्रे से इंजेक्शन उठाया और अदा की नस में लगा के उसका थोड़ा खून निकाल लिया। अदा को बहुत दर्द हुआ पर बेचारी वो कुछ बोल ही कहाँ सकती थी। बस दर्द से अपनी आंखें भींच के रह गई। इला ने इंजेक्शन फिर ट्रे में रखा और उस आदमी से बोली, पूल रेडी है। उस आदमी ने अपना सिर हाँ में हिलाया और वहां से चला गया। इला ने फिर अदा से कहा, चलो हम दोनों पानी के अंदर चलते हैं। इतना बोल के इला अदा का हाथ पकड़ के पार्क के दूसरे साइड ले आई। वहां एक बड़ा सा पुल था और पानी ऊपर तक भरा हुआ था। इला अदा को लेकर ऊपर सीढ़ियों से चढ़ के डाइविंग बोर्ड, जंपिंग बोर्ड के ऊपर लाई और अदा को बोर्ड के कॉर्नर पर खड़ा करते हुए बोली, अब तुम हवा में उड़ोगी, तुम तैयार हो। अदा को कुछ समझ नहीं थी उसके साथ क्या हो रहा था। वो बस शांति से इला को देख रही थी। इला मुस्कुरा दी और डाइविंग बोर्ड की सबसे ऊंची हाइट से अदा को नीचे धक्का दे दिया। अदा हवा में पीठ के बल नीचे पानी की तरफ गिरने लगी, लेकिन अदा के फेस पर जरा सी सिकन नहीं आई। इला ऊपर खड़ी अदा को गिरते देख रही थी। अदा छपाक से पानी में गिरी लेकिन एक बार भी मछली नहीं और पानी के नीचे जाने लगी। इला ध्यान से अदा को देख रही थी। अदा सीधा पानी के नीचे जाके लेट गई और पानी में अपनी उंगली घुमाने लगी। इला अदा को देख के मुस्कुरा दी। वो नीचे उतर के आ रही थी कि उसकी नजर सामने से आ रहे जन्य और अधिप पर गई। उसके पसीने छूट गए। वो तनय को प्यार में फंसा के पागल बना सकती थी लेकिन अधिप और जन्य को नहीं। अगर जन्य या अधिप दोनों में से किसी ने उसको देख लिया तो उसको पहचान जाएंगे। इला अदा के पास जाके उसको निकालना चाहती थी क्योंकि उसको अभी अदा से और भी काम था, लेकिन अधिप और जन्य ने आके उसका काम बिगाड़ दिया। इला के पास अभी अदा को छोड़ के भागने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इला तुरंत छुप के वहां से भाग निकली और बाहर आके उसने किसी को कॉल किया और बोली, पूरा काम नहीं हुआ, पर वो लड़की तैरना नहीं भूली, मैंने उसका ब्लड ले लिया है, आप टेस्ट कर सकते हैं। बोल के इला ने फोन वही तोड़ के डस्टबिन में डाल दिया और वहां से निकल गई। अधिप और जन्य भी उसी पुल के पास से गुजरे लेकिन अदा नीचे लेटी थी तो इतने बड़े पुल में वो छोटी सी गिलहरी को देख नहीं पाए। अधिप और जन्य तनय के पास पहुंचे तो तनय इधर उधर देखते हुए इला और अदा को ढूंढ रहा था। अधिप आया और पहले तो तनय को जोर से मुक्का मार दिया। तनय इसके लिए रेडी नहीं था, वो लड़खड़ा के नीचे गिर पड़ा। तनय का गिरना था कि जन्य और अधिप दोनों उसके ऊपर लातों की बारिश करने लगे। तनय अपने आप को हाथों से कवर करने की कोशिश करते हुए बोला, ओए गधों, अपने दोस्त को ऐसे कौन मारता है? जन्य बोला, दोस्त तेरे जैसा हो तो मारना पड़ता है। तनय, अरे यार लग रहा है मत मारो, मेरी बंदी ने देख लिया तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। बंदी नाम सुनते ही अधिप को अदा की याद आई और वो तुरंत रुक गया और इधर उधर देखते हुए बोला, अदा कहाँ है? जन्य भी रुक गया था और अपनी नजरें इधर उधर घुमा के अदा को देखने की कोशिश करने लगा।
अधिप को दूर दूर तक कोई नहीं दिखा तो अधिप का माथा ठनक गया। उसने जमीन से तनय को कॉलर पकड़ के उठाया और गुस्से में बोला, अदा कहाँ है? तनय अपनी कमर पर हाथ रखे दर्द में बोला, इला के साथ चेंजिंग रूम में गई थी। अधिप और जन्य दोनों की आंखें बड़ी हो गई। दोनों ने एक साथ तनय के सिर पर मारा और बोले, तूने उस लड़की के साथ अकेले अदा को भेज दिया। तनय ने एक नज़र अधिप को, फिर एक नज़र जन्य को घूर देखा और अधिप से अपना कॉलर छुड़ाते हुए बोला, बस डॉट ढोल बना के रखा है मुझे, मैं क्या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स नजर आ रहा हूँ जो कभी पैरों से ढोल बजाते हो तो कभी हाथों से तबला। अब तुम दोनों ने मारा ना तो देख लेना। अधिप तनय को घूरते हुए बोला, देखूंगा तो तुझे आराम से, तू रुक बस थोड़ी देर, बोल के अधिप भागते हुए चेंजिंग रूम की तरफ चला गया। जन्य अभी तक तनय को घूर रहा था। तनय भी जन्य को देखते हुए बोला, क्या डॉट, आंखें क्या सेक रहा है? हट, बैक सूजा दिया मेरा। अब अपनी बंदी के साथ ठीक से बैठ भी ना पाऊंगा। जन्य ने एक और लात तनय के बैक पर जमा दी और बोला, तुझे अपनी बंदी की पड़ी है, यहाँ कांड हुआ पड़ा है। तनय पहले तो चीखा, फिर अपना बैक सहराते हुए बोला, अब क्या कांड किया तूने? लड़की छेड़ दी क्या? बोला है भाई, एक पटा ले तो इधर उधर मुंह नहीं मारना पड़ेगा। जन्य ने गुस्से में तनय को देखा और उसको जोर से लात मारी। इस बार तनय सीधा पानी के अंदर गिरा। अचानक से पानी में गिरते ही तनय झटपटाने लगा तो जन्य उसको घूरते हुए बोला, अब तू मार, पानी में मुंह और कांड करना तेरा काम है, समझा? तनय पानी के अंदर से बाहर आया और पूल के अंदर ही खड़ा होते हुए बोला, तू बहुत मार रहा है मुझे, देख लास्ट बार बोल रहा हूँ, अच्छा नहीं होगा। जन्य नीचे बैठा और तनय को घूरते हुए बोला, अगर बच्ची नहीं मिली तो तेरे साथ वैसे भी अच्छा नहीं होगा। तनय मुंह बना के बोला, क्या बकवास कर रहा है? गिलहरी यही इला के साथ होगी, दोनों अभी आते होंगे। जन्य ने तनय को घूरते हुए कहा, तू सच में गधा है, गधे के पास भी दिमाग होता है, पर तू तो उससे भी कहीं ज्यादा गया गुजरा है। तनय, ओए। जन्य भी चिल्लाते हुए बोला, ओए चुप। तनय तुरंत शांत पड़ गया। जन्य ने गुस्से में तनय को देखते हुए कहा, देख आंखें फाड़ के, यहाँ तुझे कोई दिख रहा है? यहाँ तू अकेला बच्ची को लेकर आया है। तनय शॉक हो गया। उसने तुरंत चारों तरफ घूम के देखा तो पूरा वाटर पार्क खाली था। जब वो आया था तब कुछ लोग दिख रहे थे, अब तो वहां परिंदा भी पर नहीं मार रहा था। अब तनय थोड़ा घबरा गया। वो जल्दी से पानी से बाहर आ गया। अधिप भी तब तक वापस आ गया और तनय को घूरते हुए बोला, चेंजिंग रूम में कोई नहीं है। तनय को और टेंशन हो गई। अधिप उस पर गुस्सा करता या कुछ बोलता, उससे पहले तनय सीरियस टोन में बोला, बच्ची को कुछ नहीं होगा, मैं इधर देखता हूँ, तुम दोनों उस साइड देखो। इतना बोल के तनय दूसरे साइड भाग गया। तनय को सीरियस देख के फिर दोनों ने कुछ नहीं कहा और वो दोनों भी कुछ बॉडीगार्ड के साथ अदा को पूरे वाटर पार्क में ढूंढने लगे कि अचानक तनय की चीखने की आवाज आई, गिलहरी। जन्य और अधिप दोनों वहीं पास में थे। अधिप तनय की आवाज सुन के डर गया और भाग के तनय के पास आया तो तनय पुल के किनारे खड़ा पुल के अंदर देख रहा था। पूल के अंदर अदा पानी के नीचे आराम से आंखें बंद करके लेटी थी। तनय को लगा अदा डूब के मर गई। वो डर से वही जम सा गया था। जन्य भी भाग के आया तो उसकी सांस भी कुछ रुक सी गई, लेकिन अधिप कुछ नॉर्मल हो गया था। अधिप तुरंत पूल के अंदर गया और अदा को पानी के नीचे से ऊपर लाया और उसको अपने गले से लगा लिया। अदा ने अपनी आंखें खोल ली थी और अधिप के साथ खुद तैर के ऊपर आई थी।
जन्य और तनय दोनों हैरानी से मुंह और आंखें खोले उल्लू की तरह अदा को देख रहे थे। दोनों को अभी तक यही लगा था अदा मर गई, लेकिन अदा जिंदा थी, मतलब अदा पानी के नीचे आराम कर रही थी। सोचते ही दोनों के तोते, परिंदे, कबूतर, चिड़िया सब एक साथ उड़ चुके थे। अधिप भी अदा को हक करे पानी के अंदर खड़ा था। अधिप की पकड़ अदा पर बहुत तेज थी। अदा पानी के अंदर भी हवा में थी। अदा को जरूरत से ज्यादा दर्द हुआ तो वो झटपटा के पानी में अपने पैर चलाने लगी। अधिप अपने सेंस में आया और उसने तुरंत अदा को छोड़ दिया और अदा को देखने लगा। अदा भी मासूमियत से अधिप को देख रही थी, जैसे बोलना चाहती हो, आज क्या उसका चटनी बनने का दिन है। पहले तनय ने उसको पीसा और अब तो अधिप ने उसका कचुमड़ ही निकाल दिया। अधिप भी अदा को ही देख रहा था। वो अदा को पानी के नीचे देख के नहीं डरा था, लेकिन अदा मिल नहीं रही थी तो वो घबरा सा गया था। ऊपर से तनय ने चिल्ला के उसकी धड़कने और बढ़ा दी थी। अधिप अदा को लेकर पानी से बाहर आने लगा तो अदा आगे नहीं बढ़ी। अधिप ने पलट के अदा को देखा तो वो बेचारों सा मुंह लिए उसको ही देख रही थी, जैसे बोलना चाहती हो, उसको अभी और पानी के अंदर रहना है। अधिप अदा के एक्सप्रेशन से उसके मन की बात समझ गया और बोला, बस 30 मिनट ओके। अदा मुस्कुरा के बोली, ओके आदिमानव। अधिप ने अपनी आंखें छोटी कर ली और तनय की तरफ देखा तो तनय अपना सिर ऊपर करके सीटी बजाते हुए अपनी नजरें इधर उधर करने लगा। अधिप ने अपना सिरना में हिलाया और अदा को छोड़ के पानी से बाहर आ गया। अदा फिर तैर के पानी के नीचे जाके लेट गई। तनय और जन्य की आंखें फिर लटक के बाहर आ गई। अधिप ने दोनों को देखा और बोला, उसके लिए नॉर्मल है, चलो। जन्य तो नॉर्मल हो गया, लेकिन तनय खांसने लगा और बोला, ये नॉर्मल है भाई, किस एंगल से। अधिप तनय को घूरते हुए बोला, तू साइड चल, तेरा एंगल बदल के बताता हूँ। तनय अपनी बतीशी चमकाते हुए बोला, गिलहरी तो ठीक है ना, तू अब क्यों गुस्सा कर रहा है। अधिप गुस्से में तनय को देखने लगा और उसकी तरफ बढ़ा ही था कि तनय परेशान होते हुए बोला, ओए तेरी बंदी तो मिल गई, पर मेरी वाली कहाँ गई। अधिप रुक गया, उसकी आईब्रो तन गई। जन्य तनय की बात पर बोला, तेरा काट के भाग गई होगी। तनय चिढ़ते हुए बोला, देख मैं इला के बारे में कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। जन्य तनय के पास आया और उसको पुश करते हुए बोला, बोलूंगा डॉट, क्योंकि मुझे यकीन है वो लड़की तेरा काट रही है, पर तू प्यार में पागल समझ ही नहीं पा रहा है। तनय भी गुस्से में जन्य को धक्का देते हुए बोला, बोलना, तुझसे कोई पट नहीं पा रही तो तू जलता है मेरी बंदी से। जन्य गुस्से में बोला, मुझे पटानी भी नहीं है। तनय, पटाएगा भी कैसे, बस तुझे तो लोगों को पर शक करना आता है, उस पर भी शक करता रहेगा। जन्य, मेरे लिए सेफ्टी फर्स्ट है, समझा। ये लड़कियां धोखेबाज होती है, पहले मीठे मीठे बोल डॉट बोल के चाशनी में लपेटी है, फिर उसी चाशनी में इट्टा लपेट के मारती है। तनय, तेरी आंखें खराब है इसलिए तुझे लड़कियां गलत ही दिखती है। जन्य, बेटा जिस दिन तेरा कायदे से कटेगा न, उस दिन रोते हुए हमारे पास मत आना। तनय गुस्से में बोला, पहले तो कटेगा नहीं, और अगर कटा भी तो मर जाऊंगा, पर तेरे पास तो कभी नहीं आऊंगा। हमेशा मेरे प्यार के पीछे पड़ा रहता है, जल फुकड़ा कहीं का, देखना तू सिंगल ही मरेगा। तुझे तो किसी लड़की की पप्पी भी नसीब नहीं होगी। तनय और जन्य दोनों लड़ रहे थे और अधिप शांति से पूल के पास रखी चेयर पर बैठ के अदा को देख रहा था। उसके दिमाग में अदा को लेकर बहुत कुछ चल रहा था। एपिसोड 24, गिलहरीनुमा मरमेड। तनय और जन्य लड़ रहे थे कि एक बॉडीगार्ड तनय का फोन लेकर आया और बोला, सर आपका फोन। तनय और जन्य दोनों शांत हो गए और तनय ने बॉडीगार्ड से अपना फोन लिया।
तो उसमें इला की 10 मिसकॉल्स लगी थी। तनय की आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत इला को कॉल बैक किया तो इला का फोन स्विच ऑफ जा रहा था। तनय को टेंशन होने लगी, कहीं इला किसी मुसीबत में तो नहीं। तनय ने फिर एक बार कॉल ट्राई किया तो इस बार भी कॉल नहीं लगी कि तभी एक अननोन नंबर से मैसेज आया। तनय ने मैसेज तुरंत ओपन किया तो ये इला का मैसेज था किसी और के नंबर से। इला ने मैसेज में लिखा था, तनय मैं इला, ये मेरी मम्मी का नंबर है। मेरे मामा ने मुझे तुम्हारे साथ वाटर पार्क में देख लिया और तुम जब चेंज करने गए तब वो मुझे जबरदस्ती घर ले आए। मेरा फोन भी तोड़ दिया। पापा से भी बहुत डांट पड़ी। मैं कुछ दिन तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी। तुम परेशान मत होना, जैसे सब ठीक होता है मैं तुमको कॉल करती हूँ, लव यू। मैसेज पढ़ गए तनय का मुंह लटक गया। जन्य तनय को देख के बोला, क्या हुआ, भाग गई ना? तनय ने रोने सी शक्ल बना ली और बोला, चुप हो जा नसूड़े, तेरी ही नजर लगी है मेरे प्यार को। जन्य ने अपनी आईब्रो चढ़ा ली। तनय फिर उदास मन से बोला, इला के मामा ने हम दोनों को साथ में देख लिया और उसके घर पर बता दिया। जन्य ने अपनी आंखें छोटी की और बोला, उसके मामा यहाँ पर थे और उन्होंने तुम दोनों को देख भी लिया। क्या बकवास है, तुझे समझ नहीं आ रहा? वो तुझे कैल्शियम की गोली वो भी पानी में घोल के दे रही है। मतलब कुछ बोलते हुए जन्य ने तनय के दिमाग पर मारते हुए आगे कहा, ये खाली दिमाग यूज कर, बचा के क्या किराए पर उठाएगा? तनय ने मुंह बना लिया और बोला, तुझे हाय लगेगी मेरी, देखना डॉट मेरे प्यार का मजाक बनाता है। जन्य एटीट्यूड के साथ बोला, चल निकल, बड़ा आया हाय देने वाला, एक इतुसी लड़की तुझे बैलगाड़ी में घुमा रही है और तू घूम रहा है। जरा सा कॉमन सेंस नहीं है तेरे पास? यहाँ जब कोई नहीं है तो तेरी उस काटू धोखेबाज बंदी के मामा यहाँ क्या झाड़ू लगाने आए थे? तनय जन्य को घूरते हुए बोला, जब मैं यहाँ आया था तो कुछ लोग थे। जन्य तनय के सिर पर टैप करते हुए बोला, तू सच में मामू है, तभी वो लड़की तेरा काट रही है। घूम तू आराम से बैलगाड़ी में। थक जाना तो बता देना, मेरी बुलेट की पीछे की सीट खाली है। तनय ने मुंह बना लिया और बोला, तेरे पीछे बैठे मेरे दुश्मन, और तू क्या जाने प्यार में क्या क्या होता है। बड़ा आया मुझे ज्ञान देने वाला। जन्य एटीट्यूड के साथ बोला, मुझे जानना भी नहीं है, तू एक काफी है पागल बनने के लिए। तनय ने मुंह फूला लिया और बोला, तू हमेशा फटीचर ही रहेगा। तेरी बैक सीट पर कभी कोई लड़की नहीं बैठेगी। बोल के तनय अधीप के बगल में जाके बैठ गया। अधीप अभी तक ध्यान से अदा को ही देख रहा था। तनय भी अदा को देखने लगा। तनय के मन में फिर कुछ चलने लगा, लेकिन वो अधीप से कुछ बोलने जा रहा था कि एक बॉडीगार्ड कॉफी लेकर आया। अधीप ने कॉफी उठाई और फिर पीते हुए अदा को देखने लगा। जन्य भी चेयर लेकर दोनों के पास बैठ गया। जन्य के बैठते ही तनय जन्य से धीरे से बोला, ये इतने ध्यान से क्या देख रहा है? जन्य अपने कंधे उचकाते हुए बोला, पता नहीं। तनय ने अपने होठ गोल कर लिए, फिर अदा को देखते हुए अधीप से बोला, गिलहरी मरमेड है, तुमने बताया नहीं। अधीप तनय की तरफ देखने लगा। तनय फिर बोला, मैंने टीवी में मरमेड देखी थी, लेकिन रियल लाइफ में लाइव पहली बार देख रहा हूँ। अधीप ने अपनी आईब्रो सिकोड़ ली और बोला, क्या बकवास कर रहे हो? तनय मुंह बनाते हुए बोला, तुम दोनों को मेरी बात बकवास ही क्यों लगती है? मरमेड पानी के अंदर रहती है और देखो गिलहरी को कितने आराम से लेटी है। पहले पता होता तो वाटर पार्क की जगह समुद्र में लेकर जाता। अधीप तनय को घूरते हुए बोला, दिमाग बेच के आए हो क्या? तनय, हद है यार, एक तो तुम दोनों मुझे कुछ बताते नहीं हो,
अब समझ आ रहा है, तुम दोनों इस गिलहरीनुमा मरमेड पर रिसर्च करने वाले हो। अदिप ने अपने फोरहेड पर हाथ रख लिया और जन्य से बोला, इसको थोड़ा पानी में डूबो। तनय ने अपनी आंखें छोटी कर ली और बोला, तुम दोनों को ना डूबा दूं, ऐसा करता हूँ गिलहरी को बोलता हूँ, दोनों को अपने साथ नीचे ले जाएगी। अदिप अपनी एक आईब्रो उठा के तनय को देखने लगा, तो तनय ने फिर अदा को देखते हुए कहा, पर यार इसके तो अभी पैर ही है, ये अपने मछली जैसे पंख कब निकालेगी। अदिप घूर के तनय को देख रहा था। तनय फिर बोला, क्या मरमेड भी नागिन जैसे होती है, जो रात को 12 बजे अपना रूप बदलती है। अदिप ने अपना सिर झटका और फिर से कॉफी पीने लगा, क्योंकि तनय की बकवास का कोई अंत नहीं था। उसको ज्यादा बोलने की बीमारी थी। ये ऐसा रेडियो था जो इंटरनेशनल छुट्टी वाले दिन भी छुट्टी लेकर बंद नहीं होता है। अदिप कॉफी पी ही रहा था कि तनय फिर उससे बोला, तू तो गिलहरी के साथ सोता है ना, तूने अभी तक उसके पैर अच्छे से नहीं देखे। पैर अच्छे से नहीं देखे का क्या मतलब था, सोचते ही अदिप की जीभ चल गई। उसने तुरंत कॉफी टेबल पर रखी और तनय को घूरते हुए बोला, तेरे लोटे भर के दिमाग को मैं लात मार के हवा में उड़ा दूंगा। तनय मुंह बनाते हुए बोला, ओए गर्म क्यों हो रहा है, साथ सोते हो, पैर तो देखे ही होंगे जब पंख बनते हैं, मुझे भी देखना है पैरों को पंख बनते हुए। अदिप तनय को घूरते हुए बोला, वो इंसान है, कोई मछली नहीं। तनय अपना मुंह टेढ़ा मेढ़ा कराते हुए बोला, पर ऐसे कैसे हो सकता है, बिना मछली हुए कोई इतनी देर तक पानी के नीचे, वो भी बिना ऑक्सीजन मास्क के कैसे रह सकता है। देख गिलहरी को कैसे मस्त पानी के नीचे लेटी है, जैसे मखमल के बेड पर लेटी आराम फरमा रही हो। अदिप ने एक नज़र अदा को देखा, फिर गहरी सांस लेते हुए सीरियस टोन में बोला, मुझे भी पहले डाउट हुआ था, लेकिन मैंने रिसर्च की तो पता चला कुछ लोग होते हैं जो अपनी सांस को पानी के अंदर आराम से कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे जब तुम किसी गंगा घाट पर जाते हो तो छोटे छोटे बच्चे पानी के अंदर जाते हैं और तब तक वापस बाहर नहीं आते जब तक उनको गंगा जी में चढ़ाया हुआ पैसा नहीं मिल जाता। सोच वो कैसे पानी के अंदर सांस रोकते हैं, कैसे मिट्टी वाले पानी में देखते हैं। ये सब प्रैक्टिस का नतीजा है। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। तनय ने अपने होठों का पाउट बना लिया और कुछ सोचते हुए बोला, मतलब छोटी गिलहरी किसी गंगा किनारे रहने वाले इंसान की बेटी है जो 1-2 रुपए के लिए पानी में छलांग लगाती थी। अदिप की आंखें फिर बड़ी हो गई, लेकिन तनय अदा को देख के अफसोस जताते हुए बोला, शायद मिट्टी के पानी में गिलहरी को ठीक से दिखा नहीं होगा और छलांग लगाने पर उसका सिर किसी पत्थर से टकरा गया होगा और बेचारी 2 रुपए के चक्कर में गजनी बन गई। जन्य और अदिप दोनों तनय को घूर के देख रहे थे और बेचारा तनय 2 रुपए और अदा के गजनी बनने के गम में डूबा था। जन्य ने तनय को घूरते हुए अदिप से कहा, इसका दिमाग अपनी जगह से हिल के पेट में आ गया है, उसको ना थोड़े इलाज की जरूरत है। अदिप भी जन्य को देखने लगा। चिढ़ तो उसको भी तनय की बातों से आ रही थी, इसलिए अदिप के दिमाग में कुछ आया और उसने अदा को आवाज दी। अदा अदिप की आवाज सुनते ही मछली के जैसे तैरते हुए ऊपर आ गई। अदिप ने अदा को इशारे से बाहर आने को कहा। अदा अच्छे बच्चों के जैसे अदिप के सामने आके नजरें नीची करके खड़ी हो गई। अदिप ने अदा का फेस ऊपर किया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुमको और पानी के अंदर रहना है। अदा की आंखों में चमक आ गई। अदिप डेविल स्माइल के साथ अदा को देखते हुए बोला, जाओ, लेकिन अपने साथ क्यूट तनय को भी ले जाओ। अदा मुस्कुरा दी। अदिप फिर बोला, जाओ। अदा ने अपना सिर हिलाया और तनय के पास आ गई।
तनय बेचारा अभी तक उसी सोच में डूबा था कि उसकी छोटी गिलहरी कैंडी खाने के लिए गंगा में डुबकी लगा के पैसे इकट्ठे करती थी, पर कैंडी तो नहीं मिली, लेकिन बेचारी गजनी कुमार जरूर बन गई। तनय सोच रहा था कि अदा उसके पास आई और उसका हाथ पकड़ के बोली, क्यूट तनय। तनय अपनी सोच से बाहर आया और अदा को मासूमियत से देखते हुए बोला, हाँ छोटी गिलहरी। अदा मुस्कुरा दी और तनय को खींच के खड़ा करने की कोशिश करने लगी। तनय तुरंत खड़ा हो गया और बोला, क्या हुआ छोटी गिलहरी? अदा बोलती क्या? अधिप ने तो बस अदा को तनय को वहां से ले जाने को कहा था। अदा तनय का हाथ पकड़े पूल की तरफ ले जाने लगी। तनय भी नासमझी से अदा के साथ चल रहा थी कि चलते चलते अदा पानी में गिर गई। तनय हैरान हो गया, लेकिन वो संभलता उससे पहले अदा के हाथ पकड़े होने की वजह से वो भी पानी में छप से गिरा। अदा को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन तनय पानी में झटपटाने लगा। लपर अदा को तो अधिप के ऑर्डर फॉलो करने थे, ऊपर से उसको कुछ समझ भी नहीं आता था, तो वो तनय का हाथ पकड़े उसको सीधा पानी के नीचे ले गई। तनय को तो संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। अदा पानी के नीचे आके फिर लेट गई और तनय का हाथ पकड़े पानी में घुमाने लगी। तनय बेचारा बिन पानी की मछली के जैसे पानी के अंदर ही फड़फड़ाने लगा। उसको नीचे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वो अपने सेंस खो चुका था। वो बस बचने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। अधिप और जन्य दोनों खड़े तनय को देख के मुस्कुरा रहे थे। जन्य तनय को देख के अधिप से बोला, ये अच्छी सजा है इसके लिए, अब इसके दिमाग के सारे द्वार खुल जाएंगे। अधिप भी हल्का सा मुस्कुरा दिया, लेकिन जैसे उन दोनों को एहसास हुआ तनय स्ट्रगल कर रहा है, दोनों ने एक साथ पानी में जंप किया और तनय को ऊपर ले आए। अदा भी पानी में एकदम से इतनी हलचल देख के घबरा गई और पानी के ऊपर आ गई। तनय ऊपर आते ही जोर जोर से खांसने लगा। उसकी हालत सच में खराब हो गई थी। एक तो वो अचानक से पानी में गिरा और ऊपर से अदा सीधा उसको पानी के नीचे ले गई, जिससे वो कुछ समझ ही नहीं पाया। तनय खांस रहा था और अदा उसको ध्यान से देख रही थी। उसको तो पता ही नहीं था उसने अभी अपने क्यूट तनय की जान ही निकाल दी थी। तनय थोड़ा नॉर्मल हुआ और अधिप और जन्य दोनों को घूर के देखते हुए बोला, गधे, घोड़े डॉट नालायक, तुम दोनों ने जानबूझ के गिलहरी के हाथों मुझे डुबाने की कोशिश की। अधिप और जन्य दोनों मुस्कुरा दिए। तनय चिढ़ गया और फिर अदा को देखते हुए बोला, और तुम छोटी गिलहरी, तुम अपने क्यूट तनय की जान लेने वाली थी, तुम इन दो नालायकों की बात में आके मुझे मारोगी। अदा तनय की बात समझ के अपना सिरना में हिलाने लगी। उसको कुछ तो एहसास था, उसने कुछ गड़बड़ की है। तनय अदा को देख के बोला, दोबारा से इन दोनों की बात मत सुनना। अदा अपना सिर हिलाते हुए बोली, ओके क्यूट तनय। तनय फिर अदा को अपने पास खींच के खड़ा करते हुए बोला, तुम किसकी गिलहरी हो? अदा मासूमियत से बोली, क्यूट तनय की। अधिप की आईब्रो चढ़ गई। जन्य ने भी अपने फोरहेड पर हाथ रख लिया और धीरे से बोला, ये फिर मार खाएगा। लेकिन तनय अपने में मस्त अदा से बोला, तो तुम किसी की बात सुनोगी? अदा फिर मासूमियत से बोली, क्यूट तनय की। तनय मुस्कुरा दिया और अदा को हग करने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, मेरी प्यारी गिलहरी। तनय ने हाथ आगे बढ़ाए ही थे कि अधिप ने गुस्से में तनय के हाथ पकड़ लिए और उसकी पीठ से लगा के उसका मुंह फिर पानी में डूबो दिया। तनय फिर फड़फड़ाने लगा। अधिप तनय को गुस्से में देखते हुए बोला, वो मेरी गिलहरी है, समझा? वो मेरी बात सुनेगी। दोबारा उसको कुछ भी उल्टा सीधा सिखाया तो बिना पानी के ही तुझे डुबो के मार डालूंगा। बोलते हुए अधिप ने तनय को छोड़ दिया।
तो तनय एक बार फिर खांसने लगा और लंबी लंबी सांसें लेते हुए अधिप को देखने लगा। अधिप ने पानी के अंदर ही अदा को अपनी बाहों में उठाया और पूल के बाहर आने लगा। अदा ध्यान से अधिप को देख रही थी। अधिप का मुंह गुस्से से लाल था और होता भी क्यों ना, अब उसकी गिलहरी को तनय अपनी गिलहरी बोलेगा तो बेचारे का दिल तो जलेगा ही ना। अधिप अदा को लेकर बाहर आया और उसको देखते हुए बोला, तुम मेरी गिलहरी हो समझी, दोबारा किसी की बात में हाँ मिलाई तो खोपड़ी फोड़ के म्यूजियम में रख दूंगा। बेचारी हमारी अदा फिर से शब्दों की मारी, इस गोले की गोल गोल बातें समझ नहीं पाती थी। अदा को शांत देख के अधिप बोला, तुम बस मेरी बात सुनोगी समझी। अदा ने समझी शब्द अपने दिमाग में सेट कर लिया था, कोई समझी बोले तो मतलब ओके बोलो, इसलिए अदा बिना अधिप की बात को समझे बोली, ओके आदिमानव। अधिप ने आंखें छोटी करके अदा को देखा तो अदा मुस्कुरा दी और अपनी पलकें फड़फड़ाने लगी। अधिप का दिल फिर धड़क गया। उसने अदा के फेस पर फूंक मारी और बोला था ना, पलके मत फड़फड़ना वरना काट दूंगा। अदा कुछ नहीं बोली, बस अधिप को देखती रही। जन्य भी तनय को लेकर अधिप के पीछे चल रहा था। तनय ने अपना मुंह बनाया हुआ था। अधिप ने उसको पानी में एक नहीं 2 बार डुबोया, अब बेटा वो छोड़ेगा नहीं अधिप को। तनय कुछ सोच रहा था कि सोचते हुए उसके फेस पर शरारती मुस्कान आ गई। चारों फिर गाड़ी में आके बैठ गए। कुछ ही देर में चारों घर पहुंच गए। अधिप अदा को अपने रूम में लेकर जाने लगा तो तनय ने अदा का हाथ चोरी से पकड़ के हिला दिया। अदा तनय का इशारा समझ के तुरंत अधिप से बोली, आदिमानव मुझे भूख लगी है। अधिप ने अदा को आंखें छोटी करके देखा, फिर बोला, पहले चेंज कर लो फिर खा लेना। तनय ने फिर अदा का हाथ हिलाया तो अदा बोली, नहीं मुझे अभी खाना है। अधिप को कुछ गड़बड़ लगी। अदा ऐसे तो तुरंत जवाब नहीं देती। अधिप ने तुरंत तनय की तरफ देखा तो तनय नासमझ बनने का नायक करते हुए बोला, मुझे क्या देख रहा है? अधिप, तूने सिखाया ना अदा को ये सब? तनय, मैंने कुछ नहीं किया, तुम तो अभी साथ में थे, मैं कब कुछ सीखा था? अधिप ने अपनी आंखें छोटी कर ली। जन्य अधिप और तनय दोनों को देख के बोला, अब तुम दोनों शुरू मत होना। अधिप ने जन्य को घूर के देखा तो जन्य अधिप से बोला, मैं बच्ची को कुछ खिला देता हूँ, तुम चेंज कर लो। तनय ने फिर चोरी से अदा का हाथ हिला दिया तो अदा बच्चों सा मुंह बनाए बोली, आदिमानव खाना दो ना, बच्ची को भूख लगी है। अब तो अधिप का सारा शक यकीन में बदल गया। अदा खुद इतना तो बोल ही नहीं सकती। पक्का मौका पाके तनय ने ही गाड़ी में ये सब अदा को सिखाया है। लेकिन अदा का मासूम फेस देख के अधिप का मना करने का दिल नहीं किया। अधिप अदा को देखते हुए जन्य से बोला, अदा को जल्दी खाना खिला के भेजना। बोल के अधिप चला गया। वैसे ही तनय खुशी से उछल पड़ा और अदा को गोद में उठा के गोल गोल घुमाते हुए बोला, तुम सबसे अच्छी गिलहरी हो। अधिप जब कार में अपने लैपटॉप में बिजी था, उसी समय तनय ने अदा को सब सिखा दिया था। अब भाई अधिप ने उसकी नाक में पानी डाला तो क्या वो अधिप की नाक नहीं खींचेगा? और अधिप की नाक खींचने का सही तरीका थी अदा। तनय बहुत अच्छे से जानता था अधिप को उसकी नानी याद दिलाने के लिए अदा का कैसे यूज करना है। अधिप ने उसकी सांसें तेज की थी, वो अदा से उसकी सांसें ही रुकवा देगा। लेकिन जन्य तनय को घूर देख रहा था। तनय ने अधिप को तो ठिकाने लगा दिया था, अभी जन्य नाम की हड्डी बची थी। लेकिन जन्य को हैंडल करना उसके थोड़ा आसान था। इसलिए तनय जन्य को देख के रुक गया और बोला, घूर क्या रहा है, जा अपना काम कर। जन्य गुस्से में आंखें बड़ी करते हुए बोला, अभी अधिप से मार खा के तेरा पेट नहीं भरा।
तनय, धमकी मत दे, निकल, गिलहरी को मैं खाना खिला दूंगा। बोल के तनय अदा को गोद में लिए वहां से चला गया। जन्य भी उसके पीछे जा रहा था कि उसका फोन बजा, तो वो अपने रूम में चला गया। तनय अदा को लेकर किचन में आया और उसको खाना खिलाते हुए अदीप की सांसें कैसे रोकनी है सब समझाने लगा। एपिसोड 25 अब्स के पापा। कुछ ही देर बाद अदीप अपने लैपटॉप में कुछ देखते हुए अपनी डायरी में नोट कर रहा था कि अदा रूम में आई। अदीप फिर अदा की बॉडी में जो केमिकल है उसके बारे में स्टडी कर रहा था। अदीप की आदत थी, वो जब अपने प्रोफेशन से जुड़ा कोई काम करता था तो पूरा उसमें खो जाता था, और अभी अदीप के लिए चैलेंज था अदा की बॉडी में जो केमिकल है उसके बारे में पता करना, ताकि वो केमिकल का एंटीडोट रेडी कर सके। अदीप अदा के बारे में सब जानना चाहता था। वो अभी तक इतना समझ गया था, अदा नॉर्मल लड़कियों में से नहीं है, वो कुछ खास नहीं बहुत खास है। बस अदा खास है या किसी के द्वारा खास बनाई गई है, अदीप के लिए ये जानना उसकी लाइफ का अभी तक सबसे बड़ा टास्क बन गया था। अदीप लिख रहा था कि अदा उसके पास आई और उसके हाथ से पेन छीन लिया। अदीप की आंखें बड़ी हो गई, कोई उसके काम में उसको डिस्टर्ब करे उसको कतई पसंद नहीं। अदीप ने सिर उठा के गुस्से में सामने देखा, तो अदा को देख के उसका गुस्सा अपने आप ही कुछ ठंडा हो गया। अब अदा तो अदा थी, वो अदा पर तो गुस्सा नहीं कर सकता था क्योंकि वो तो कुछ समझती ही नहीं थी। लेकिन अदा अभी कुछ अलग सी लग रही थी। अदीप अदा को ध्यान से देखने लगा तो उसको समझ आया अदा के होठों पर लिपस्टिक लगी है, जिससे उसकी सुंदरता में 4 चांद लग गए हैं। गीले मैगी जैसे बाल, मासूम सी बार बार पलके झपकाती हिरनी जैसी आंखें, गुलाब की पंखुड़ी जैसे मुलायम होठ, जिनको अगर हल्का सा भी काटा तो खून बह जाए। गोल सा सफेद चेहरा, लेकिन अभी उसमें कुछ लाली थी। ये लाली अपने आप थी या मेकअप का कमाल था, पता नहीं। पर अदा बस अपने लुक से सामने वाले को घायल करने के लिए रेडी खड़ी थी। अदीप अदा को ध्यान से देखने लगा तो उसको समझ आया अदा के होठों पर लिपस्टिक लगी है, जिससे उसकी सुंदरता में 4 चांद लग गए हैं। गीले मैगी जैसे बाल, मासूम सी बार बार पलके झपकाती हिरनी जैसी आंखें, गुलाब की पंखुड़ी जैसे मुलायम होठ, जिनको अगर हल्का सा भी काटा तो खून बह जाए। गोल सा सफेद चेहरा, लेकिन अभी उसमें कुछ लाली थी। ये लाली अपने आप थी या मेकअप का कमाल था, पता नहीं। पर अदा बस अपने लुक से सामने वाले को घायल करने के लिए रेडी खड़ी थी। और अदीप अदा को देखते हुए घायल हो भी चुका था। उसका गुस्सा कप पानी में चीनी जैसे घुल गया और उसने वो पानी पी भी लिया, उसको पता भी नहीं चला। अदीप अदा में खोया हुआ उसको देख रहा था कि अदा ने फिर अपनी आवाज का बाण अदीप के ऊपर छोड़ा और वो अपनी शहद सी मीठी आवाज में थोड़ा शर्माते हुए बोली, अदीप। अदा ने शब्दरूपी बाण छोड़ा ही था कि वो बाण सीधा अदीप के सीने में धड़कते दिल पर लगा। अदीप का दिल उस बाण से बिन पानी के मछली जैसा फड़फड़ाने लगा। अदा ने पहली बार उसका नाम सही लिया और अदा के मुंह से उसका नाम किसी रस जैसा मीठा लग रहा था। अदा के शब्द का बाण अभी तक अदीप के दिल से निकला नहीं था कि अदा अपने नैनों के तीर चलाने अदीप की गोद में आके बैठ गई और अपनी पलकें कभी शर्म से झुका के तो कभी नजाकत से उठा के अदीप को देखते हुए अपने शब्दों के बाण चलाते हुए बोली, मुझे ठंड लग रही है, तुम मेरे कपड़े चेंज कर दोगे। अदीप अदा की आंखों का ये खेल देख के पूरी तरह घायल हो गया था। उसको तो अदा की बात सुनाई ही नहीं दी। अदीप तो अदा की उन जादुई आंखों में खो के रह गया था। अदा तो बस अपनी आंखों से सामने वाले को चारों खाने चित कर सकती थी।
और अधिप चारों क्या आठों खाने चित था। उसका दिल तो मानो ढोल के ऊपर खड़ा होकर कूद रहा था। उसके दिल में सातों सुर एक साथ बज रहे थे। अदा ने अधिप को शांत देख के अपनी बाहें उसके गले में डाल ली और उसके कान के पास अपनी रस भरी आवाज में बोली, अधिप आप सुन रहे हो ना। बोलते हुए अदा के होठ अधिप के कान को छू रहे थे। अब तो ये फीलिंग बर्दाश्त होना अधिप की सीमा रेखा से बाहर थी। अधिप के शरीर में मानो बिजली गिर पड़ी। उसको सच में एक करंट का झटका महसूस हुआ और इस झटके में उसने मचल के अदा को नीचे फेंक दिया। जैसे करंट वाली किसी चीज को छूने पर वो इंसान को झटके से दूर फेंकती है, एक बार बचने का मौका देती है, जान बचा सको तो बचा लो। वही हाल अधिप का था। उसने झटके से अदा को नीचे फेंका था, जैसे बचने का एक मौका दिया हो। लेकिन अदा नीचे गिरते ही चीख पड़ी और बेचारी चीखती भी क्यों ना, टेबल का कॉर्नर उसकी बैक पर बहुत जोर से लगा था। अदा की चीख सुन के अधिप मानो अर्श से सीधा फर्श पर आके गिरा और हैरानी से अदा को नीचे पड़े देखने लगा। अदा मासूम सा मुंह बनाए अधिप को देख रही थी। अधिप ने जल्दी से अदा को उठा के अपनी गोद में फिर से बैठाया और बोला, तुम नीचे कैसे गिरी? अदा फिर अधिप को मुंह बना के देखने लगी। अगर उसके पास खुद के शब्दों का ज्ञान होता तो वो अधिप का कॉलर पकड़ के पूछती, आपने क्या मेरी कमर तोड़ने की कसम खाई है? कभी हाथ छोड़ देते हो, कभी उठा के पटक देते और शरीफजादे बन के मुझसे ही पूछते हो, तुम गिरी कैसे? शर्म करो कुछ, मुझे देखने में अपने इतने भी सेंस मत खो। पर बेचारी अदा ऐसा कुछ ना बोल सकती थी, ना कर सकती थी। अदा अधिप को देख रही थी कि अधिप को भी एहसास हो गया था। उसने फिर अपने होश खो दिए थे। पर अधिप हमारे हीरो, जान जाए पर एटीट्यूड ना जाए, वो थोड़ी ना अपनी चोरी पर सॉरी बोलेंगे। भाई अब हीरो होने का कुछ तो मान रखना पड़ेगा ना। अदा मुंह बनाए बैठी थी कि अधिप फिर अपने पुराने एटीट्यूड में आके बोला, बैठी क्या हो, उठो, जाओ चेंज करके आओ, वरना ठंड लग जाएगी। अदा ने अपने मुंह सिकोड़ लिया, जैसे अधिप से बोलना चाहती हो, वो क्या अभी किसी और गोले की भाषा में बोल रही थी। पर अदा ना कुछ बोल सकती थी, ना अधिप उसके ये टेढ़े मेढ़े मुंह वाले एक्सप्रेशन अभी समझ पाता था। अधिप ने अदा को अपनी गोद से उठा के खड़ा किया और कबर्ड की तरफ जाते हुए बोला, और हाँ, नेक्स्ट टाइम से मैं काम कर रहा हूँ तो मुझसे दूर रहना। इस बार समझा रहा हूँ, दोबारा समझाऊंगा नहीं, सीधा केमिकल रूम में छोड़ आऊंगा। फिर धुएं से अपनी ये झाड़ू जैसी पलकें फड़फड़ाते हुए धुआं हटाना। झाड़ू जैसी पलकें, ये तो नया आविष्कार था। लोगों के बाल झाड़ू जैसे होते हैं। अधिप ने तो उसकी घनी काली लंबी पलकें ही झाड़ू बना डाली। अच्छा है, बेचारी भोली अदा कुछ समझती नहीं थी, वरना नॉर्मल लड़की होती तो अधिप के सामने ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाती, लेकिन उसके पेट में एक मुक्का तो जरूर जमा के बोलती, तुमको आंखों का इलाज करवाने की जरूरत है। पर यहाँ भी हमारी क्यूट सी अदा मात खा गई और बेचारी अधिप से कुछ नहीं बोल सकती थी। लेकिन हमारी अदा के पास उसका क्यूट तनय था, और आज उसके क्यूट तनय ने उसको पूरा रेडी करके भेजा था कि कैसे अधिपनुमा आदिमानव की वॉट लगनी है। और हमारी अदा रानी उस तीर जैसी थी, जिसको एक बार कमान से निकाला तो वो कुछ भी कर लो, अपने टारगेट पर जाके जरूर लगेगा। और आज अदा का टारगेट अधिप था। तनय ने बस अदा के अधिप नाक में क्या पूरी शरीर में उंगली करने को रेडी करके भेजा था। अधिप अदा के लिए कपड़े निकाल रहा था कि अदा पीछे से आई और कस के अधिप को हक करते हुए बोली, अधिप। अधिप की सांसें फिर अटक गई। बेचारा अभी तो अपनी बेचैनी से बाहर आया था।
अधिप ने अपनी आंखें कस के 1 सेकंड को बंद की, फिर अदा के हाथ अपने पेट से हटाने के लिए पकड़े ही थे कि अदा ने फिर एक तीर छोड़ा। अधिप, मुझे अपनी टी शर्ट दोगे पहनने को? अधिप बार बार अदा के मुंह से अपना नाम सुन के मानो हिप्नोटाइज हो रहा था, लेकिन फिर भी अधिप अपने आप को कंट्रोल करते हुए अदा के हाथ अपने पेट से हटा के पलटा और बोला, क्यों? अदा ने सिर उठा के अधिप को देखा, फिर अपनी नजरें झुका के रस भरी आवाज में बोली, वो मुझे ओवरकोट में सोने में दिक्कत होती है। इतना बोल के अदा ने अपनी नजरें एक बार उठाई और अधिप को देखते हुए बोली, रूम में हीटर भी चलता है तो गर्मी लगती है। अदा एक साथ इतना बोली, मतलब दाल में कुछ काला है। अधिप को शक हो गया था अदा को चाबी भर के भेजा गया है, जब तक अदा की भरी चाबी पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती अदा उसकी सांसें ऐसे ही बढ़ाती रहेगी। अधिप ने इस बार शांति से काम लेना सही समझा, क्योंकि अदा को ना वो कुछ बोल सकता था ना समझा सकता था। आखिर थी तो अदा एक चाबी वाली गुड़िया, जिसमें एक बार चाबी भरी तो दोबारा तभी भर सकते हैं जब वो अपनी पूरी ताली बजा ले। अधिप ने कुछ नहीं कहा और अपनी एक टी शर्ट निकाल के अदा को दी और बोला, जाओ चेंज कर लो। अदा शांत पड़ गई। उसको तो अब पता ही नहीं था आगे करना क्या है। तनय ने जैसा उसको समझाया, अभी तो वैसा कुछ हुआ ही नहीं। तो वो आपने आगे के तीर कैसे चलाए? अदा अब क्या करती? उसको कुछ समझ नहीं थी, इसलिए शांति से टी शर्ट लिए बाथरूम में चली गई। अदा के जाते ही अधिप ने अपनी आंखें बंद की और कबर्ड के डोर से टेक लेकर खड़ा हो गया और अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोला, ये पक्का मेरी हार्ट सर्जरी करवाएगी। अधिप ने फिर अपना सिर झटका और अदा से दिमाग हटा के अपने काम पर दिमाग लगाना सही समझा। यही तरीका था अदा से बचने का। अदा जल्द ही चेंज करके आई तो अधिप फिर सीरियस होकर लैपटॉप में कुछ टाइप कर रहा था। अदा थोड़ी दूर पर आके खड़ी हो गई। उसको समझ नहीं आ रहा था आगे वो क्या करे। जैसा तनय ने उसको समझाया, अधिप ने उसके साथ वैसा कुछ किया ही नहीं। इसलिए वो खुद ही आगे बढ़ के अपने टारगेट को मारने के लिए आगे आईं और अपनी मधुर आवाज में बोली, दीवाने रुक जा, तेरा हमसे सामना है। आंखों से छू ले, छूना हाथों से मना है। अधिप ने तुरंत अपना सिर उठा के अदा को देखा तो अदा अपने फेस पर क्यूट सी मुस्कान लिए एक शरारती लड़की के जैसे अपना सिर कभी इधर कभी उधर करके अपनी पलकें फड़फड़ा रही थी। अधिप के दिल में फिर अदा के नैनों के तीर लगे, लेकिन इस बार अधिप ने अपने आप को नॉर्मल कर लिया और उठ के अदा के पास आया और तेज आवाज में बोला, क्या है? अदा की सारी शैतानी हवा हो गई। वो अधिप की तेज आवाज सुन के थोड़ा डर गई थी। अधिप ने अदा को दोनों बाजू से उठा के बेड पर ला के खड़ा किया और उसको घूरते हुए बोला, ये जो तुम अपने क्यूट तनय की चमची बनी घूम रही हो ना, तुम दोनों को गुब्बारे में भर के उड़ा दूंगा, समझी? सो जाओ चुपचाप। अदा मासूमियत से अधिप को देख रही थी। उसने कुछ गलती कर दी क्या? पर तनय ने तो उसको ऐसा ही करने को बोला था। बस जब अधिप उसके कपड़े चेंज करता, उस समय उसको अधिप का हाथ पकड़ के ऐसा बोलना था, पर अधिप ने तो उसके कपड़े चेंज ही नहीं किए, तो बेचारी ने ऐसे ही शब्दों के बाण छोड़ दिए। अदा को मासूम सा मुंह बनाए देख अधिप उसके सिर पर टैप करते हुए बोला, अपना खुद का दिमाग यूज करो, तुम्हारा दिमाग इतना भी कमजोर नहीं है कि गुड़िया बन के घूमो। तुम बहुत स्नॉट हो, समझी? तुम आसानी से जब सामने वाली की बातें समझ के सीख सकती हो, तो अपना खुद का भी दिमाग लगा सकती हो। अदा अधिप की बात पर फिर किसी गुड़िया जैसी बोली, ओके आदिमानव। अधिप ने अपना सिरना में हिलाया और खुद से ही बोला, किस पागल से बात कर रहा हूँ? बोल के अधिप सोफे की तरफ जाने लगा।
तो अदा ने उसका हाथ पकड़ लिया। अधिप पलटा और अदा से बोला, अब क्या हुआ? अदा मुस्कुरा दी और अपने आगे के टास्क कंप्लीट करने के लिए अपने गीले बाल नजाकत से झटकते हुए बोली, आई वॉन्ट यू। अदा के गीले बाल सीधा अधिप के फेस पर चिपके। अधिप ने अपनी आंखें छोटी कर ली। वो अदा के बाल अपने फेस से हटाने लगा तो अदा पीछे बेड पर सीधे गिरने लगी। अधिप की आंखें बड़ी हो गई। उसने अदा को पकड़ने की कोशिश की, पर वो जल्दबाजी में संभल नहीं पाया और अदा के साथ ही बेड पर गिर पड़ा। अदा बेड पर थी और अधिप उसके ऊपर। अदा फिर अधिप को देख के मुस्कुराने लगी। अधिप एक बार फिर अदा का टारगेट बन गया। अदा मुस्कुरा रही थी और अधिप उसको बस देख रहा था। अदा ने अपनी उंगली अधिप के गाल पर रख ली और शरारत से उसके फेस पर घुमा के उसके होठों पर उंगली ला के रोकी और बोली, कैन आई किस यू? अधिप अदा के फेंके हुए तीरों से निकल के बाहर आता कि अदा ने अपना सुपरनैचुरल बाण फेंका। अदा ने अपना सिर उठाया और अधिप के होठों पर होठ रख दिए। अधिप तो मानो जम सा गया। उसको ऐसा लगा किसी ने उसको टारगेट बोर्ड पर टांग के रखा है और उसकी पूरी बॉडी में तीर घुसे हुए हो और वो अपनी बॉडी मूव नहीं कर पा रहा हो। अदा अपने उदासीन फेस के साथ अधिप को देख रही थी, लेकिन अधिप की आंखें बंद हो चुकी थी। उसकी सांसें अपनी गति से बहुत तेज चल रही थी। उसने अदा को किस करने के लिए अपने होठ खोले थे कि अदा की गर्दन में दर्द होने लगा और उसने अपना सिर बेड पर रख लिया। बेचारे अधिप के होठ बस खुले के खुले रह गए। अब अधिप के भार से अदा को दर्द हो रहा था तो वो तुरंत ही दर्द में अधिप के नीचे से निकलने के लिए मचलने लगी। अधिप अपने सेंस में आया और अदा को देखने लगा, लेकिन अदा उसको नहीं देख रही थी। अदा तो मुंह बनाए अपनी बॉडी हिलाने की कोशिश कर रही थी, जिससे वो पहाड़ के नीचे से निकल सके। अधिप तुरंत अदा के ऊपर से हट गया और उसके बगल में लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसकी धड़कनें अभी भी तेज थी। अधिप ऊपर से हटा तो अदा भी अधिप को देखने लगी। उसको फिर तनय का नेक्स्ट टास्क याद आया और वो अधिप के ऊपर आके लेट गई। अधिप ने अपनी आंखें कस के भींच ली। अब उसको बुरी तरह चिढ़ मच रही थी। ये लड़की अपनी हरकतों से उसका दिल बिना सर्जरी के बाहर निकालने पर तुली थी। अधिप ने झट से अपनी आंखें खोली और अदा को दोनों बाजू से पकड़ के बोला, क्या प्रॉब्लम है? क्या चाहती हो? मुझे क्यों परेशान कर रही हो? तुमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरा दिल क्यों निकालने पर तुली हो? अदा ध्यान से अधिप को देख रही थी। उसको अधिप की कोई बात समझ नहीं आई, लेकिन तनय ने जैसा उसको सिखाया वो बात उसके दिमाग में थी। जब अधिप बोले, तुम मुझसे क्या चाहती हो, तो उसको क्या बोलना है? अदा फिर मुस्कुरा दी और अधिप की तरफ झुक के उसके होठों को छू के दूर हुई और छोटे बच्चों के जैसे फिंगर्स पर काउंट करते हुए बोली, आई वांट डॉट पति, पतिदेव, प्राणनाथ, परमेश्वर, स्वामी, प्राणेश्वर, शौहर, हस्बैंड, प्राणप्रिय, ए जी, ओ जी, सुनो जी, अब बस सा के पापा। अदा उंगलियों में काउंट करके बस बोले जा रही थी और अधिप उसको आंखें फाड़े देख रहा था।